अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। आप तमाम लोगों को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, रमज़ान करीम यानी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का हमारा मौजू है मैनेजमेंट इन अल्सर इन रमज़ान, यानी कि रमज़ान के इस महीने में अल्सर जैसी बीमारी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। अल्सर किसी भी किस्म के ज़ख्म को कहते हैं और ये कहीं भी हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक जब मैदे में कहीं भी ज़ख्म हो जाए और ज़ख्म में से खून आने लगे तो वो अल्सर बन जाता है। पाकिस्तान में अल्सर से मुतासर होने वाले मरीज़ों की तादाद मर्दों में 0.7% और ख़वातीन में 0.3% है। कराची में 10,000 से ज़ायद लोगों में अल्सर की बीमारी पाई जाती है। रमज़ान में हम ऐसे क्या इक़दामात कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को इस बीमारी से बचाएं, इस ख़तरनाक बीमारी से अपने आप को महफूज रख सकें। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमें जॉइन करेंगी इस्लामाबाद से डॉक्टर अनम अब्बास। डॉक्टर अनम अब्बास ने अपनी ग्रेजुएशन रावलपिंडी कॉलेज से हासिल की है। डॉक्टर अनम अब्बास MBBS और साथ ही साथ FCPS हैं। डॉक्टर अनम अब्बास कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और साथ ही साथ हेपेटोलॉजी में माहिराना अपनी खिदमात अंजाम भी दे रही हैं और इसमें बहुत माहिर हैं। डॉक्टर साहिबा अपनी खिदमात PF हॉस्पिटल इस्लामाबाद में भी अंजाम दे रही हैं। आज हम डॉक्टर अनम अब्बास से जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से रमज़ान के इस महीने में अपने आप को अल्सर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे आज अल्सर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनम, और खुशामदीद कहूँगी आपको हमारे आज के प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर अनम, आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्सर की, तो पहला क्वेश्चन जो मैं आप से करना चाहूँगी कि रमज़ानों में अल्सर जो है उसका बेसिक रीज़न क्या बनता है या आपको क्या लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, तो रमज़ानों में उसकी जो मेन सोर्स कह लें वो क्या होती है बेसिकली अल्सर की? बेसिकली रमज़ान में ये होता है कि हम फास्टिंग कर रहे हुँ, होते हैं। हुँ, 18 टू 16 आवर्स होते हैं जिसमें हम तो इस दौरान हमारी एसिडिटी प्रोडक्ट जो हो रही होती है, वैसे नॉर्मली तौर पे आइस कम हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि हम खाने पकाने की चीज़ें देख रहे होते हैं, हम पहले से प्लान कर रहे होते हैं हमें क्या खाना है, जिसकी हुँ, वज़ह से एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। सेकंडली हम मेडिसिन्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन मेडिसिन जो हम ले रहे होते हैं, पेन किलर्स यूज़ कर रहे होते हैं ओल्ड एज में जॉइंट पेन्स के लिए, इसके अलावा स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अलावा एच pylori इन्फेक्शन। ये हुँ। 3-4 कॉमन कॉजेज़ हैं जो कि अल्सर कॉज़ करती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर अनम, जहाँ हम बात कर रहे हैं अल्सर की और उसके कॉज़ेज़ की, तो मैं चाहूँगी कि आम फ़हम अवाम को, जो भी हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स अब हमें देखेंगे और सुनेंगे, थोड़ा-सा आप उनको ये भी आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कीजिएगा कि बेसिकली अल्सर है क्या? और क्या ऐसी वजह होती है कि जिसकी वजह से आप ये बीमारी डायग्नोज़ हो जाती है या ये प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है, जिसे हम अल्सर का नाम दे देते हैं? अल्सर आसान अल्फाज में जिस तरह जिल्द के किसी भी हिस्से पे बन जाता है, हम कहते हैं कि कोई ज़ख्म हुआ जिल्द पे जिसे हम अल्सर कहते हैं। इसी तरह मैदे में ये होता है, जो मैदे की जिल्द पे बनता है हम उसे अल्सर कहते हैं। हुँ, नॉर्मली ये होता है कि हमारा एसिड बनता है जब हम खाना खाते हैं। लेकिन हुँ, रमज़ान में ये होता है कि हम लोग फास्टिंग कर रहे होते हैं, हम खाना नहीं खा रहे होते, एसिड बन रहा होता है। और जो एसिड बन रहा होता है वो जो मैदे की जिल्द है उसको असर करता है और उसपे असर करने से ये होता है कि उसको उसको खराब करता है, जहाँ पे हम कहते हैं मैदे में सोज़िश और अल्सर्स बनते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल जैसे कि सही। मैंने आपको वजूहात बता दी, इसकी काफ़ी वजूहात जिस तरह आपको बताई है कि जो एसिडिटी चीज़ें ज़्यादा करती हैं, हुँ, जिनमें हमारी काफ़ी दवाइयाँ हैं जो एसिडिटी ज़्यादा करती हैं, सिगरेट स्मोकिंग एसिडिटी ज़्यादा करती है, स्पाइसेस एसिडिटी ज़्यादा करते हैं, तो हुँ। ये चीज़ें मिला के अल्सर बनाते हैं। अल्सर बनाते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारा आज का प्रोग्राम स्पेशली हमने रमज़ान के हिसाब से रखा है और ये बात मेरा ख़्याल है कि मैं ऑडियंस की तरफ से आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि रमज़ान में हम एहतियात तो कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि रमज़ान का महीना है, हम इस तरह की थोड़ी बहुत खाने-पीने की चीज़ें हमारी यकीनन हमारी इफ्तार में जाती हैं। तो इसमें एज़ अ डॉक्टर आप क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगी कि किस तरीके से अपनी डाइट में या कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा-सा कट करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं? जी, रमज़ान में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारी डाइटरी हैबिट्स भी होती हैं जो कि जी। अल्सर कॉज़ करती हैं। क्योंकि रमज़ान में हमें ज़्यादातर होता है हम फ्राइड फूड खाना पसंद कर रहे होते हैं, हम स्पाइसेस हुँ। बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो ये ऐड ऑन फैक्टर हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा टी, कॉफ़ी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि जो हमें थोड़ा टाइम मिलता है उसमें हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो अगर हम अपनी डाइट में थोड़ी-सी चेंजेस करें, यानी हम फ्राइड फूड लें, मैं ये नहीं कहती हम नहीं लें, हम उसको थोड़ा-सा रिड्यूस कर लें, वीक में 2 ट्वाइस और थ्राइस ले लें। हुँ, इसके अलावा फ्रूट्स की इंटेक ज़्यादा कर दें, वेजिटेबल्स की इंटेक ज़्यादा कर दें, जूसेस ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा लें, हुँ। तो ये हमारे अल्सर प्रिवेंशन के लिए बहुत बेनिफिशियल
बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर और भी ज़हन में उभरता है कि जो अल्सर का अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई पेशेंट है, उसको डायग्नोज़ हो गई है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो एज़ अ डॉक्टर आप क्या समझती हैं कि वो कितना अरसे तक जाता है, या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए, जिसको अक्सर शायद लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं? एक बार अगर अल्सर डायग्नोज हो गया तो पेशेंट शुड नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है? उसके हुँ, लिए उसको अगर एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्कोपी कराएँ, देन देयर आर वेरी गुड मेडिसिन्स, ठीक है? जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। दीज़ आर लाइक मिरेकल, ठीक है? जब से हुँ, इनिशियली अल्सर ये होता था कि ब्लीडिंग अल्सर से हो रही है, अल्सर परफोरेशन हो रही है, यानी फट जाते थे अल्सर, जो कि जानलेवा साबित होते थे। हुँ, लेकिन जब से ये दवाइयाँ आई हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, ये ग्रुप है दवाइयों का। इनके यूज़ से अल्सर की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, इनकी ब्लीडिंग रिस्क कम हो गया, इनकी परफोरेशन रिस्क कम हो गया। तो अगर पेशेंट डायग्नोज हो जाता है टाइमली, जिसमें हम कहते हैं सिम्पटम्स आते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, दिल खराब होना, मैदे में हुँ, जलन होना, सही हाज़मा ना होना, ये हुँ, सिम्पटम्स आए पेशेंट में और अल्सर डायग्नोज हो जाए, हम एंडोस्कोपी करें या बाय टेस्ट डायग्नोज करें, तो हुँ, फिर हम उन्हें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। और अगर वो रेगुलरली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान लें और इसके बाद आफ्टरवर्ड्स भी यूज़ करें, तो हुँ। अल्सर हीलिंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है और अल्सर ब्लीडिंग या उसके साइड इफेक्ट डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर अनम, एक क्वेश्चन मैं अपने तौर से ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सकती हैं। अ, किसी शख्स को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या एंग्ज़ायटी है, या वो मुसलसल किसी न किसी डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का शिकार है, और ज़ाहिर है उसकी वज़ह से, क्योंकि आपने कहा अद्वियात का इस्तेमाल लोग करते हैं, तो क्या उसकी भी वजह बाज़-औक़ात अल्सर बन जाती है और लोगों को मालूम नहीं होता? जी। काफ़ी तरह की मेडिसिन्स हैं जिनके रेगुलर यूज़ से अल्सर्स बन सकते हैं। जिस तरह हुँ, आप कह रही हैं पेशेंट डिप्रेशन में होते हैं, एंग्ज़ायटी में होते हैं, वो डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। उनको जो कोई रिकमेंड करता है, कुछ हकीमिक मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, कोई एलोपैथिक ले रहे हैं, हुँ, कोई होम्योपैथिक ले रहे हैं और प्रोलॉन्ग टाइम तक उनका यूज़ स्टमक को अपसेट करता है, जो कि अल्सर बनाता है क्योंकि एसिडिटी बेसिकली ज़्यादा हो रही होती है। हुँ, तो कोई भी कंडीशन जब तक अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर आपको कोई ऐसी मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप ले रहे हैं और आपको साथ मैदे के कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं, मैदे में हुँ। जलन, तेज़ाबियत हो रही है, तो इसके साथ बेहतर है कि आप मैदे की हिफाज़त के लिए भी दवाई इस्तेमाल करें और एक मैदे जगत के स्पेशलिस्ट को भी इसके लिए दिखाएँ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे और यहाँ करना चाहूँगी। जब हम एसिडिटी की कॉज़ेज़ की बात करते हैं, तो क्या ये हेरिडिटरी भी होता है, यानी कि ये फैमिली टू फैमिली भी रन करता है? अ, बहुत कम इसमें ऐसी कंडीशंस होती हैं जो एज़ अ फैमिली टू फैमिली रन करता है। बेसिकली वो अल्सर कंडीशन नहीं होती, वो एसिडिटी ज़्यादा बनाने की कंडीशंस होती हैं, जो कि फैमिली में आ सकती हैं और हुँ, इतनी हम कहेंगे कॉमनली होती हैं, इतनी कॉमनली नहीं पाई जाती। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर अनम, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की, तो आप एज़ अ डॉक्टर लोगों को कौन-कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स देना चाहेंगी? क्या बताना चाहेंगी कि किस-किस चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, चाहे वो खुराक की बात हो या हमारा लाइफ़स्टाइल हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अब जैसा हम रमज़ान की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप पानी का इंटेक अपना बहुत अच्छा करें, आप हुँ, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लें, आप जूसेस का इंटेक करें और ट्राई टू टेक जूसेस फ्रेश जूसेस हो तो ज़्यादा बेहतर है। हुँ, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, स्पाइसेस का इंटेक थोड़ा कम करें, फ्राइड फूड, घी, मक्खन चीज़ों का थोड़ा इस्तेमाल कम करें, पेन हुँ, किलर्स अवॉइड कर लें अनलेस नेसेसरी और अगर ज़रूरत है, तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जिसमें आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि 1 हफ्ता लें या 2 हफ्ते लें तब लें। मोस्टली पीपल ये करते हैं कि हमें डॉक्टर ने ये दवाई दी है, ये पेन किलर है, उनको बस ये पता चल जाता है। फिर वो उसको प्रोलॉन्ग जब भी उन्हें प्रॉब्लम होती है लेते रहते हैं, हुँ, जबकि डॉक्टर ने उनको रिकमेंड कुछ टाइम पीरियड के लिए किया है। तो ये चीज़ें वर्सन करती हैं। इसके अलावा स्मोकिंग अवॉइड करें, हुँ। ठीक है? थोड़ा-सा अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ बढ़ाएँ और दीज़ आर द थिंग्स दैट कैन प्रिवेंट अल्सर्स फॉर्मेशन। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर अनम, एक क्वेश्चन और, उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगी कि प्रोग्राम को आप ही इसको कंक्लूड कर दें। बहुत सारे लोगों के स्लीपिंग पैटर्न्स अच्छे नहीं होते, यानी नींद जो है वो अच्छी नहीं होती। तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइएगा, ये बहुत दफ़ा सुनने में भी ऐसा आता है, या बाज़-औक़ात लोग भी ये शिकायत करते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, तो उसकी वज़ह से हमारे सीने पे जलन हो रही है या हमें अल्सर की शिकायत हो रही है। तो ये किस हद तक बात दुरुस्त है, जो आप बताना चाहेंगी लोगों को, कि नींद कितनी इम्पोर्टेंट है जब हम बात करते हैं अल्सर के कॉजेज़ की या उसकी वजूहात की? नॉर्मली हम नींद को लिंक नहीं कर सकते अल्सर से। नॉर्मली ये होता है कि हमारा वैसे स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, जिसकी जी। वजह से हमें अल्सर फॉर्मेशन के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हम लोग कुछ लोग बहुत लेट नाइट सोते हैं। अब अगर आप लेट हुँ, नाइट तक जागते हैं तो आपको भूख लगती है। आप लेट नाइट ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपकी डाइजेस्ट नहीं होती और आप उसके बाद फौरन सो जाते हैं जो कि एसिडिटी कॉज़ करती है। इसी जी। तरह
आप अगर बहुत जल्दी उठते हैं तो आप अगर फ्लूइड्स इनटेक अपना स्टार्ट करें कि आप सुबह उठें पानी वगैरह लें, तो दैट विल प्रिवेंट कि अगर आपकी एसिडिटी है तो आपकी एसिडिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। आप उसके बाद प्रॉपर अपना नाश्ता लें। या एक और चीज के लोग कहते हैं हमें सोते कम है तो हमारे साथ डिस्टर्बेंस, क्योंकि बेसिकली हमारा ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। हम कभी कभार बहुत ज्यादा इंटरवल देके खाते हैं और कभी हम बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे होते हैं, तो हमें ये चीजें भी मैनेज करनी होती है साथ, कि आप बिल्कुल फ्रीक्वेंटली लें, एवरी 4 to 5 आवर्स थोड़ा थोड़ा लें। एज अब रमजान है तो आप 4 to 5 आवर्स पे नहीं ले सकते। तो जब आपका टाइम अफ्तार का होता है तो उस टाइम आप पानी ज्यादा लें, साथ प्रॉपर मील लें, दैट विल हेल्प यू प्रिवेंट, और साथ मेडिसिन। इफ यू आर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन, अगर किसी डॉक्टर ने आपको कोई दवाई बता दी है लेने की, उसको रेगुलरली फॉलो करें। अदरवाइज अगर आपको अल्सर की कंडीशन है तो वो वर्सन हो जाएगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही। डॉक्टर अनम, बस आखिर में आपसे एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करूंगी मैं अल्सर के प्रॉपर ट्रीटमेंट के हवाले से, कि पाकिस्तान में आप क्या समझती हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस हद तक एडवांस लेवल पे गया है? अगर कोई शख्स अल्सर का शिकार हो भी जाता है तो फिर किस तरीके से हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाके बेहतर कर सकते हैं अपनी तबीयत को? अल्सर का ट्रीटमेंट पाकिस्तान में इतना ही वैलिड और इतना ही अप टू डेट है जितना इंटरनेशनल। इसके लिए जो दवाइयाँ बाहर इस्तेमाल की जा रही हैं वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। सेकेंडली, अगर इन केस अल्सर बन जाता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है, यानी ब्लीडिंग हो गई या परफोरेशन यानी अल्सर फट गया, उसका भी ट्रीटमेंट ऐसा ही वैलिड है जिस तरह का बाहर बाहर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्सर जब भी बनता है उसके लिए मैंने आपको बताया हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या H2 ब्लॉकर्स देते हैं। वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी एफिकेसी के साथ अवेलेबल है। अगर आप उनका रेगुलर इंटरवल पे इस्तेमाल करें जो डॉक्टर ड्यूरेशन आपको बताएं उसके लिए, तो it will prevent ulcer formation और it can also help in healing of the ulcers. Similarly, अगर कोई खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग अगर अल्सर में हो जाती है तो उसके लिए भी हमारे पास पूरा मैनेजमेंट प्लान होता है कि हम एंडोस्कोपी करके थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स हम ब्लीडिंग रोक देते हैं। और इन केस अगर नहीं हो सकती तो वी हैव प्रॉपर वेज, हम रेडियोलॉजी को, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को या सर्जन्स को इन्वॉल्व करके उस अल्सर को डील करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनम अब्बास कि आपने अपना टाइम निकाला और बड़ी ज़बरदस्त हमें इन्फॉर्मेशन दी। जाते जाते डॉक्टर अनम, आप अल्सर से ही रिलेटेड लोगों को, जो अब लोग हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ख़ासकर इस रमज़ान में हम अपने आप को इस बीमारी से, इस तकलीफ से कैसे बचा सकते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि पेशेंट्स जो भी जिनको अल्सर का या मैदे में तेजाबियत या जलन का मसला है, वो अनड्यू पेन किलर्स का इस्तेमाल ना करें, अनड्यू स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल ना करें, हकीमिक मेडिकेशन अवॉइड करें, प्रॉपर मील्स लें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, और जो भी दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब की गई हैं डॉक्टर की तरफ से जो कि अल्सर को हील करने में या उसकी ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करती हैं, उनका इस्तेमाल रेगुलरली। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनम, और उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बेसिकली बढ़ती हुई बीमारियों के मुतालिक आप तमाम लोगों को आगाही फराहम करना है और साथ ही साथ आपके इल्म में इजाफ़ा करना भी है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह किया कीजिए। आदम जी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के पेज पर भी और साथ ही साथ हमारे फेसबुक के पेज पर भी सजेशंस दे सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रमज़ान अपना बेहद ख्याल रखें और साथ ही साथ अपने आप को इन तमाम बीमारियों से बचाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और नए प्रोग्राम और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।